नमस्कार, मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आज हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। कोई भी दो बिंदु ले लें और दोनों बिंदुओं को न्यूनतम दूरी से मिला दें। मतलब P एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। P से Q तक पहुंचने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो इनके बीच में लाइन सेगमेंट कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। और इस रेखाखंड को दोनों ओर इनफाइनाइट की ओर बढ़ा दें तो ये रेखा या सरल रेखा कहलाती है। दोबारा से, कोई भी दो पॉइंट लिए, उन दोनों को न्यूनतम दूरी के रास्ते से मिला दें। न्यूनतम दूरी का जो वक्र बनेगा उससे मिला दें तो वो तो कहलाती है रेखाखंड। और रेखाखंड को दोनों ओर आगे पीछे इनफाइनाइट की ओर बढ़ा दें तो वो रेखा या सरल रेखा कहलाती है। तो ये तो सामान्य बात हुई। और अगर मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को बतानी हो तब परिभाषा कैसे देते हैं अपन? सरल रेखा की परिभाषा, कोई वक्र ले लें अपन, कोई भी वक्र हो और उस वक्र पर दो बिंदु लें। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसी वक्र में हो तो वो वक्र एक सरल रेखा कहलाती है। जैसे आपने ये बनाया, ये वक्र बना लिया, इस पर दो पॉइंट ले लिए आपने, एक P और एक Q। ये ब्लैक वाला है जो काला बना दिया है तो वक्र है। वक्र पर दो बिंदु ले लिए P और Q। P और Q को मिला दिया आपने लाइन सेगमेंट से, एक रेखाखंड से। PQ का प्रत्येक बिंदु इस वक्र में नहीं है। इसका मतलब जो काला वाला जो कर्व बन रहा था वो सरल रेखा नहीं है। क्या कहा आपने? कोई भी वक्र एक सरल रेखा कहलाता है यदि उस वक्र के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसी वक्र में हो तो ये वक्र नहीं है। ये जो वक्र है वो सरल रेखा नहीं है। दोबारा देखते हैं आप, ये ड्रॉ किया आपने एक कर्व। इस कर्व पर दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। P और Q को लाइन सेगमेंट से मिला दें, एक रेखाखंड से मिला दें। इस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसी वक्र में है तो इसका मतलब जो आपने अभी ये ड्रॉ किया था वो सरल रेखा है। और साथ साथ अपन ये भी कहते हैं कि जो समीकरण है, एक घात की समीकरण ले लें, एक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। सरल रेखा को व्यक्त करती है। यानी लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? जो परिभाषा आप बता रहे थे उसी से प्रूव कर सकते हैं इसे आप। पहले पढ़ लेते हैं फिर प्रूफ की बात करेंगे। सरल रेखा की परिभाषा, एक वक्र सरल रेखा कहलाता है यदि इस वक्र के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूरी तरह इसी वक्र में हो। यानी रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उस वक्र में हो। x व y में प्रथम घात का समीकरण ax अर्थात ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक रेखा को व्यक्त करता है। दोबारा पढ़ते हैं। ए कर्व इज सेड टू बी ए स्ट्रेट लाइन इफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व लाइज ऑन द कर्व। द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। यानी x और y में जो लीनियर इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को व्यक्त करती है। तो स्ट्रेट लाइन की क्या परिभाषा थी? एक वक्र सरल रेखा कहलाता है जिस वक्र के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसी वक्र में हो। तो इसी से अपन प्रूफ करते हैं इसको। माना समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर दो बिंदु कैपिटल P x1 y1 और कैपिटल Q x2 y2 हैं। अपन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं कि एक घात की जो समीकरण है वो सरल रेखाओं को व्यक्त करती है।
तो अपन ऐसा करते हैं, इस जो समीकरण है उस पर 2 पॉइंट ले लिया आपने, x1/1 x2/2। अब ये समीकरण पर हैं तो इसको संतुष्ट करेंगे, इसको तो संतुष्ट करा देते हैं। Therefore we have ax1 plus by1 plus c equal to 0 और ax2 plus b/2 plus c equal to 0। क्या एज्यूम किया आपने? सपोज देर आर 2 पॉइंट्स p x1, y1 and x2, y2 on the equation ax plus by plus c equal to 0। Since these points lie on equation 1, therefore equation 1 is satisfied by these points। तो सेटिस्फाई करा दिया और वो आ गया आपके पास एक्सप्रेशन ये। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले दूसरी वाली जो थर्ड समीकरण है इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 प्लस लैम्डा टाइम 2 से, तो देखिए क्या आएगा। 1 इक्वेशन तो है आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस c, और सेकंड है उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 नहीं 2 और 3 थी ये, 2 प्लस लैम्डा टाइम 3 से, और हो गया लैम्डा टाइम्स ax2 प्लस b/2 प्लस c इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इसमें से a वाले टर्म एक जगह लेते हैं, a टाइम्स x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस b टाइम्स y1 प्लस लैम्डा/2 प्लस c टाइम्स 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया a टाइम्स, इसको थोड़ा चेंज करके लिख दिया, x1 प्लस लैम्डा x2 को लैम्डा x2 प्लस x1 लिख देते हैं, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b टाइम्स लैम्डा/2 प्लस by1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और प्लस c बराबर 0। अब ये जो लाइन आ गई लास्ट में, तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि जो इक्वेशन नंबर 1 पॉइंट लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा/2 प्लस by1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 से पास होती है। इक्वेशन कौन सी थी अपनी? इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x1 y1 2 पॉइंट थे, इस पर दोनों से सेटिस्फाई करा दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से पहले थर्ड इक्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये आ गया कि a टाइम्स लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b टाइम्स लैम्डा/2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, इस समीकरण को देखने से लग रहा है कि लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा/2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 पॉइंट इस रेखा पर है, तो यही लिख देते हैं। दिस समीकरण शोज, यह समीकरण बताती है कि बिंदु लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा/2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 दी समीकरण कौन सी समीकरण थी? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर है। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट आप जानते हैं, ये तो px1/1 और qx2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड का कोई भी बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि समीकरण पर 2 पॉइंट ले लें x1/1 और x2/2, तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु भी इसी समीकरण पर होगा। और यही तो प्रूफ करना था आपको कि इस पर है, तो इसका मतलब एक रेखा की समीकरण है। देयरफॉर बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु
दी समीकरण एक पर है। एक कौन सी थी? यही समीकरण है जो आपने वहां लिख दी है, ये नंबर एक थी पहले, तो इस पर है। अतः समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। ये प्रूफ हो गया आपको। अतः समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। यही आपको बताना था। दोबारा देख लेते हैं। सरल रेखा की परिभाषा, क्या परिभाषा थी? एक वक्र सरल रेखा कहलाता है यदि वक्र के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूरी तरह से इसी वक्र पर हो। अर्थात कोई भी वक्र ले लें, उस पर 2 पॉइंट ले लें आप, और दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड पूरी तरह उसमें हो, यानी उस रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु उसमें हो, तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा कि सरल रेखा है। फिर आपने किया कि ये x व y में जो एक घात की समीकरण है वो एक सरल रेखा को व्यक्त करता है, तो यही आपने लिख लिया एक्सप्लेन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। आपने मान लिया कि माना समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट x1 y1 और एक x2 y2। अब अपन ये देखेंगे कि x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण पे है क्या? अगर है तो प्रूफ हो जाएगा। तो वही किया आपने। चूंकि ये दोनों बिंदु इस रेखा पर हैं तो इस रेखा को संतुष्ट करा दिया। दो एक्सप्रेशन आ गए आपके पास, ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 और ax2 प्लस by2 प्लस c बराबर 0। अब इन दोनों को नंबर दे दिया 2 और 3। अब 2 और 3 को जोड़ दिया, लेकिन जोड़ने से पहले 3 में लैम्डा से गुणा कर दिया, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर आपने a वाले पद एक जगह, b वाले पद एक जगह, c वाले पद एक जगह इकट्ठे किए, फिर 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक नई समीकरण आ गई, a टाइम्स लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b टाइम्स लैम्डा बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस c बराबर 0। और ये समीकरण बताती है कि ये पॉइंट लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 दी समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर है। और ये आप पहले से जानते हैं कि x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट x1 y1 और x2 y2 लाइज ऑन द लाइन लाइज ऑन द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन पर है, इस इक्वेशन पर है, तो ये एक सरल रेखा की समीकरण हो गई। तो यही आपने लिख दिया, कहते हैं समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है सरल रेखा का झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बहुत बेसिक टॉपिक, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो कई बार क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई भी लाइन है अपने पास, ये लाइन ए बी, तो ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जो एंगल बनाती है वो इसका झुकाव कहलाता है। ये आपका एंगल हो गया एल्फा, यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वामावर्त क्रम में घूमते हुए, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमते हुए जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, और नीचे डायरेक्शन में लेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा। तो यही जो एंगल है एल्फा, यही आपका क्या है? सरल रेखा का झुकाव कहलाता है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऊपर जो एंगल मेजर करते हैं ये तो पॉजिटिव होता है, और ये वाला एंगल अगर ले लेंगे तो ये एंगल नेगेटिव एंगल होता है। सपोज ये बीटा है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव एंगल है, ऋणात्मक कोण। अपन ने एज्यूम कर लिया है, बस ये किसी भी डायरेक्शन में मान सकते थे, लेकिन शुरू से अपना चला आ रहा है, ट्रेंड चला आ रहा है, तो इसी तरह से अपन बुक्स में दे रखा है और ऐसे ही अपन एज्यूम करेंगे। यानी कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जो कोण बनाती है वो पॉजिटिव कोण, और क्लॉकवाइज में बनाएगी तो वो नेगेटिव कोण कहलाता है। सरल रेखा का झुकाव, द एंगल थीटा
made by a line L with positive direction of x-axis and measured in anti-clockwise sense is called the inclination of line L. Obviously, theta is less than 0 is less than or equal to theta less than or equal to 180 degree. 0 means 0 degree. दोबारा से कोण थीटा जो एक रेखा L एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामवर्त क्रम में या वामवर्त दिशा में बनाती है, वह कोण रेखा का झुकाव कहलाता है। रेखा L का झुकाव कहलाता है, इंक्लिनेशन कहलाता है। दोबारा से सरल रेखा का झुकाव कोण थीटा जो रेखा L एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामवर्त दिशा में बनाती है, वामवर्त क्रम में बनाती है, वह कोण रेखा L का झुकाव कहलाता है। और निश्चित रूप से झुकाव कितना होगा, ये 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा। ये है आपका, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसे। ये एक्स एक्सेस हो गई, ओरिजिन हो गई, वाई एक्सेस हो गई। लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी, ये एंगल कितना हो गया आपका, ये थीटा हो गया। ये लाइन ए बी ले सकते हैं और दोबारा ड्रॉ कर दें। तो अब कौन सा कोण होगा, ये वाला एंगल थीटा। तो जो भी लाइन बनाएगी थीटा आपका ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एक्स एक्सिस, तो थीटा इधर 0 और वहाँ घूम के बन जाएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा पाई बन जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ थीटा क्या कहलाएगा, ये 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अपन एंगल लिखते हैं सामान्यतः डिग्री में ही लिखते हैं। तो ये हुआ। फिर कॉन्सेप्ट 1 उसी को दोबारा लिख दिया है। द एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स इट इज मेजर्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड द एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन means it is measured towards negative direction of y axis from the positive direction of x axis। यानी कि देखो मैं दोबारा से फिगर बना देता हूँ। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और लाइन आपने ले ली ये वाली लाइन, ये एंगल थीटा है। क्या लिखा है, the angle measured in anti-clockwise direction means it is measured toward the positive direction of y axis from the positive direction of x axis। यानी कि x axis की धनात्मक दिशा से जो y axis की धनात्मक दिशा की ओर नापा जाएगा वो एंगल पॉजिटिव होगा। And the angle measured in clockwise direction means it is measured towards negative direction of y axis from the positive direction of x axis। तो ये जो ऊपर बना दिया ये तो अपने पास कौन सा है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव एंगल हो गया। और जो नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं वो कौन सा हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन लाइन बना देते हैं। फिर ये लाइन हो गई और एंगल अब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव इसकी तरफ जो नापेंगे
ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अपन यहाँ नाम चलो अभी तो थीटा ही लिख देते हैं या बीटा लिख दूँ इसको। ये जो एंगल आएगा बीटा, इस एंगल को मैं अल्फा लिख देता हूँ यहाँ। यानी कि पॉजिटिव एक्स अक्ष से पॉजिटिव वाई अक्ष की तरफ जो नाप रहे हैं वो एंगल पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्स अक्ष से नेगेटिव वाई अक्ष की तरफ नाप रहे हैं वो नेगेटिव एंगल होगा। ये एंगल कौन सा है? ये नेगेटिव एंगल है। और चाहो तो मैं फिर इसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार। देखिए क्या लिखा था, दोबारा रिवाइज करते हैं। द एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वामवर्त दिशा में नापा गया कोण। इसका मतलब है कि ये इट इज मेजर्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वामवर्त क्रम या वामवर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण या मापे गए कोण अर्थ है कि यह धनात्मक एक्स अक्ष से धनात्मक वाई अक्ष की ओर मापा गया है। ये एंगल अपन पॉजिटिव एंगल लेते हैं। और दक्षिणावर्त क्रम, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण से मतलब है या कोण से अर्थ है कि यह धनात्मक एक्स अक्ष से ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर मापा गया है। जो पहले अपन डिस्कस कर रहे थे वो सारा लिख दिया। वामवर्त दिशा में मापा गया कोण यानी कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में नापा गया, और ऋणात्मक यानी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण, उसका अर्थ है धनात्मक एक्स अक्ष से ऋणात्मक वाई अक्ष की तरफ नापा गया है। दोबारा बना दूं एक बार। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। लाइन आपकी एक ही लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ले ले, चलो अलग अलग ले लेते हैं। ये लाइन ले लिया आपने ए बी, इधर ये ए बी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, धनात्मक दिशा में कोण, तो वो कौन सा है? ये वाला। एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया कोण, तो ये आपका एक सपोज एंगल एल्फा है। तो ये कौन सा है? आपका पॉजिटिव कोण है। एल्फा धनात्मक कोण, धनात्मक दिशा में कोण। और अगर अपन इस तरह से ले लें
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये कोण नाम लिख लिया आपने बीटा। तो ये कौन सा है, ऋणात्मक दिशा में या ऋणात्मक कोण। इसी तरह से उधर बना देते हैं फिर अपन, ये लाइन, ये आपका एंगल और एक ये एंगल। ऊपर की तरफ जो एंगल लिया है आपने, ये अल्फा लिया है और ये बीटा लिया है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में नापा गया कोण, ये अल्फा धनात्मक दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, और ये बीटा ऋणात्मक दिशा में है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। ये बात है। Concept 2, the angle made with y-axis is taken as positive if it is measured in clockwise direction, that is towards positive direction of x-axis from the positive direction of y-axis। यानी कि y-axis से पॉजिटिव एंगल कौन सा लेंगे, जब अभी तो अपन x-axis से बात कर रहे थे, अब ये x-axis जो गई, ये y-axis जो गई, और लाइन बना देते हैं अपन। लाइन ये रही, तो वाई अक्ष से ये वाला एंगल पॉजिटिव माना जाएगा, ये मान लेते हैं थीटा है। दोबारा से पढ़ते हैं, द एंगल मेड विद वाई एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब वाई अक्ष से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तब वो पॉजिटिव माना जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, दैट इज इट टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। धनात्मक वाई अक्ष से धनात्मक एक्स अक्ष की ओर नापा गया हो तभी आपका पॉजिटिव होगा। एंड दिस एंगल इज टेकन एज नेगेटिव इफ इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये यहाँ से इधर। यानी कि पॉजिटिव वाई अक्ष से नेगेटिव एक्स अक्ष की तरफ जो अपन लेंगे, ये सपोज ये एक्स डैश है, तो ये आपका नेगेटिव एंगल होगा। अब किसकी बात हो रही है, वाई अक्ष से धनात्मक दिशा की। वाई अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जब लेंगे, बाँवर्त वो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेंगे तब तो वो नेगेटिव आएगा, और क्लॉकवाइज में लेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, वाई अक्ष से दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, अर्थात धनात्मक वाई अक्ष से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में नापा गया कोण धनात्मक लेते हैं। यानी कि जब वाई एक्सिस की बात होगी, एक्स एक्सिस से तो क्या कहा आपने, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जो एंगल मेजर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, और वाई एक्सिस के लिए क्लॉकवाइज ऑर्डर में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि धनात्मक वाई अक्ष से धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ, और वाई अक्ष से दक्षिणावर्त क्रम, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त तो पहले हो गया, अभी वामावर्त आएगा। वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण ऋणात्मक लेते हैं। यानी मोटी सी बात यह है, पहले एक्स अक्ष की बात कर रहे थे, पॉजिटिव एक्स अक्ष से पॉजिटिव वाई एक्स की तरफ लेंगे तब पॉजिटिव एंगल माना जाएगा, और वाई अक्ष से अगर बनने वाला एंगल लेना है तो पॉजिटिव वाई एक्स से पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ नापा गया कोण वो पॉजिटिव नाप माना जाएगा। देखो फिर फिगर बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ले लिया आपने। अब वाई अक्ष से पॉजिटिव दिशा कौन सी है, ये वाला, ये एंगल आपका थीटा, और नेगेटिव दिशा कौन सी है, ये वाली, ये एंगल फाई। यहाँ वाई अक्ष से पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, ये थीटा, और नेगेटिव एंगल कौन सा होगा, ये फाई। थीटा वाई अक्ष से धनात्मक दिशा में बना कोण, धनात्मक दिशा में या वाई अक्ष से बना धनात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल विद वाई एक्सिस। वाई एक्स से कौन सा लेते हैं, जब क्लॉकवाइज ऑर्डर में नापेंगे तब, और फाई वाई एक्स से बना ऋणात्मक कोण। तो इस तरह से ये हुआ। एक्स एक्सिस से जब मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में मेजर करेंगे, वो पॉजिटिव आएगा, और वाई एक्सिस से मेजर करेंगे तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में मेजर करेंगे, वो पॉजिटिव एंगल आएगा। थीटा पॉजिटिव एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ एक्स एक्सिस से पॉजिटिव लिख दिया है तो कोई बात नहीं, अपन इसी को लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फाई नेगेटिव एंगल विद एक्स एक्सिस। तो देखिए फिर लाइन बनाते हैं अपन। ये लाइन ले लिया आपने, और ये लाइन ले लेते हैं। अब थीटा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल ले आया आपने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल पॉजिटिव होगा। इस केस में कौन सा होगा, ये वाला एंगल पॉजिटिव होगा। थीटा पॉजिटिव एंगल विद एक्स एक्सिस, फाई नेगेटिव एंगल विद एक्स एक्सिस। अभी दोनों केस में अपन ने पॉजिटिव एंगल बनाया है। फिर फाई की बात करते हैं। फाई आपका ये वाला एंगल हो गया फाई, और यहां कौन सा हो गया, ये वाला हो गया फाई। क्या कहा था कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। तो थीटा पॉजिटिव एंगल विद एक्स एक्सिस। थीटा क्या है, एक्स अक्ष से बना धनात्मक कोण। दोनों केस में, वहां भी धनात्मक और इसमें भी धनात्मक। और फाई क्या है, एक्स अक्ष से बना ऋणात्मक कोण। ये है। तो एक्स अक्ष से जब
एंगल की बात आएगी, पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में और नेगेटिव होगा तब क्लॉकवाइज ऑर्डर में। ये आप देख सकते हैं, ये तो ऊपर की ओर नापा है और ये नीचे की ओर नापा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की बात रही एक्स एक्सिस से। एल्फा पॉजिटिव एंगल मेड विद बाई एक्सिस। अब फिर बनाते हैं अपन, अब बाई एक्सिस की बात करते हैं। एल्फा बाई एक्सिस से पॉजिटिव एंगल मेड विद बाई एक्सिस, तो ये वाला एंगल एल्फा हो गया। यहाँ कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया। पॉजिटिव एंगल बाई एक्सिस से कौन सा लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव बाई एक्स से पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ नापा गया, पॉजिटिव एक्स अक्ष से पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ नापा गया। और नेगेटिव एंगल कौन सा होगा, नेगेटिव बता रखा है बीटा, तो बीटा कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया। यहां कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। पॉजिटिव बाई एक्स से नेगेटिव एक्स अक्ष की तरफ नापा गया एंगल, वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। यानी बाई एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तब नेगेटिव एंगल लेंगे, और बाई एक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब पॉजिटिव एंगल लेंगे। तो ये आपका, और मैं लिख देता हूं, एल्फा बाई एक्स से बना धनात्मक कोण और बीटा बाई एक्स से बना ऋणात्मक कोण। बहुत सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कई बार पता नहीं होता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कोई लाइन दे दी कि बाई एक्स से बना हुआ धनात्मक कोण देखो, एक्स अक्ष का सब जगह लिखा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेते हैं, बाई एक्स का भी उसी ऑर्डर में ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आपकी दोनों अक्षों से बने हुए कोण धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में रहे। सरल रेखा की प्रवणता या ढाल, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब किसी भी रेखा की प्रवणता क्या है, कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट उस रेखा की प्रवणता कहलाता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, दो बना देते हैं, एक लाइन ले लेते हैं अपन, ये लाइन हो गई ए बी। कोई भी लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है, सपोज ये कोण बन रहा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा, और धनात्मक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, और ये बन रहा है आपका थीटा। तब इस कोण का जो टेंजेंट है वही रेखा की प्रवणता कहलाती है। और ए बी की प्रवणता को कैसे लिखते हैं अपन, एम ऑफ ए बी लिखते हैं, किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं, स्पर्शज्या थीटा। तो ये रेखा की प्रवणता कहलाती है। दोनों केस में यही है। रेखा ए बी 180 से वो 90 से बड़ा कोण बन रहा है थीटा एक्स अक्ष की, लेकिन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बन रहा है, तो ए बी की प्रवणता क्या हो गई, टेंजेंट थीटा हो गई। यहाँ भी ए बी की प्रवणता टेंजेंट थीटा दोनों के लिए है। यहाँ थीटा एंगल कैसा है, 90 से छोटा है, यहाँ 90 से बड़ा है, तो दोनों की स्लोप ये है। अगर एक्स अक्ष की स्लोप की बात करेंगे, एक्स अक्ष से जीरो कोण बनाती है, तो एक्स अक्ष की स्लोप हो जाती है टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो जीरो के बराबर होती है। बाई अक्ष एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी प्रवणता टेंजेंट 90 हो जाती है। टेंजेंट 90 तो परिभाषित नहीं होता, फिर भी अपन लिख देते हैं इनफाइनाइट, लिख देते हैं इनफाइनाइट,
लेकिन ये मान के चलते हैं टेंस टू इन्फाइनाइट है। तो इस तरह से एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, वाई अक्ष की प्रवणता इन्फाइनाइट होती है। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं ये सरल रेखा की प्रवणता या ढाल, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कोई रेखा ए बी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण थीटा बनाती है उसकी स्पर्शज्या यानी टेंजेंट अर्थात टेंजेंट थीटा रेखा ए बी की प्रवणता कहलाती है। यह कोण वामवर्त दिशा अर्थात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धनात्मक मापा जाता है। रेखा ए बी की प्रवणता को संकेत एम ए बी से व्यक्त करते हैं। जो अपन डिस्कस कर रहे थे वही दोबारा लिख दिया, एक बार और पढ़ लेते हैं। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ए लाइन ए बी makes with the positive direction of x axis in anti-clockwise sense is called the slope of the line AB. That is, if theta is theta with the inclination of a line, then tangent theta with the slope of the line. The slope of line AB is represented by the symbol m of AB. ये अपन ने पहले लिख दिया कि AB की प्रवणता को m of AB से व्यक्त करते हैं। किसी रेखा की प्रवणता उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करती। द स्लोप ऑफ एनी लाइन इज फ्री फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, देयरफॉर इफ स्लोप ऑफ एनी लाइन इज टेंजेंट थीटा देन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। और ये थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए क्योंकि 1090 तो परिभाषित नहीं होता। अभी देखते हैं, लिखा है किसी रेखा की प्रवणता उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करती। चेक करते हैं इसको। अपन ये लाइन ले लेते हैं, एक्स एक्सेज ओरिजिन वाई एक्सेज, और ये ए बी लाइन ले लिया आपने। ए बी, और ये एंगल कितना बन रहा है, एक्स अक्ष से बनने वाला एंगल ये थीटा है। तो यहाँ स्लोप ऑफ ए बी कितनी हो गई, यहाँ ए बी की प्रवणता स्लोप ऑफ ए बी, चूंकि लाइन ए बी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है तो ये हो गया टेंजेंट थीटा। और स्लोप ऑफ बी ए, अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें लाइन की, एम ऑफ बी ए। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किसी भी रेखा की प्रवणता उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो पहले आपने ए बी की प्रवणता ले ली, अब ए बी की विपरीत दिशा हो गई। ये ए बी है, ए बी से बी ए आने में जो घूमना पड़ेगा, कितना घूमेगा, 180 डिग्री से। अगर ए बी आपका इससे थीटा कोण बना रही है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, तो बी ए कितना बनाएगी, 180 प्लस थीटा। तो बी ए की स्लोप क्या हो गई, टेंजेंट 180 प्लस थीटा। लेकिन टेंजेंट 180 प्लस थीटा ये तो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, तो ये लिख दिया आपने टेंजेंट थीटा। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ बी ए बराबर स्लोप ऑफ ए बी हो गई। यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि किसी रेखा की प्रवणता उसकी दिशा पर निर्भर नहीं करती। स्लोप ऑफ एनी लाइन इज फ्री फ्रॉम इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो थीटा जब डायरेक्शन डिपेंड करेगा, तो जैसे इधर वाली लाइन और इसकी लाइन दोनों की एंगल सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की जो डायरेक्शन है, इसलिए थीटा हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही रहेगा। लेकिन 180 पे इक्वल नहीं लगाएंगे अपन। इक्वल का साइन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि 180 पे अगर इक्वल का साइन लगा देंगे, ओ एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 0 बनाती है, और अगर इधर अपन लिख दें ये वाली एक्सेज ओ एक्स डैश है, तो ओ एक्स डैश कितना बनाती है, 180। अभी तो अपन कह रहे थे दिशा पर निर्भर नहीं करती। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब वो ओ एक्स डैश वाली, मतलब एक्स एक्स का जो ओ एक्स डैश वाला हिस्सा है उसके लिए एंगल आ जाता। लेकिन एंगल तो दिशा पर निर्भर नहीं करती, या तो ओ एक्स की लिखें या ओ एक्स डैश की लिखें, बराबर है। तो इसलिए अपन ने यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो फाइनली आप याद रखेंगे, यदि किसी रेखा, कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता टेंजेंट थीटा होती है। रेखा की प्रवणता दिशा पर निर्भर नहीं करती, और इसका मतलब जो एंगल थीटा है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में रहेगा। बाकी और लाइन कोई भी सारा एंगल कवर हो जाएगा इसी से। जैसे अपन एक और फिगर बनाएं, ये देखें, ये एक्स एक्सेज, ये वाई एक्सेज, ये ओरिजिन, और लाइन आपने बना दी
ये वाली ए बी। तो अब कौन सा एंगल बनेगा, अब एंगल ये वाला हो गया, धनात्मक दिशा से लेना है। और बी ए की दिशा, अब बी ए को देखें तो बी ए और बड़ा एंगल हो जाएगा, लेकिन बी ए को लेना ही नहीं है बड़ा एंगल। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ए बी और बी ए की दिशा बराबर होती है। तो देयरफॉर क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी बराबर टेंजेंट थीटा हो गया। और थीटा कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री से लेके 180 के बीच में, लेकिन 180 पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। हाँ, और 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट 90 की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है। टेंजेंट 90 तो अपन कहते हैं अनडिफाइन है, वो अपरिभाषित है। तो इसलिए किसी भी रेखा की प्रवणता टेंजेंट थीटा हो तो थीटा का मान 0 और 180 डिग्री के बीच में, 180 इंक्लूड नहीं है। अक्षों और इनके समांतर रेखाओं की प्रवणता अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, फिर लिख देते हैं। एक्स अक्ष से 0 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बराबर टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 कितना होता है, 0, यानी कि एक्स अक्ष की प्रवणता 0 हो गई। टेंजेंट 0 0। एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा ले लें, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा ले ली, नाम लिख दिया है इसको ए बी। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा भी एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री का। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा उसकी प्रवणता भी कितनी हो गई, टेंजेंट 0। और टेंजेंट 0 क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गई। एक्स अक्ष के समांतर किसी भी रेखा की प्रवणता 0, एक्स अक्ष की प्रवणता 0। और अगर बाई अक्ष और बाई अक्ष के समांतर रेखा की बात करें, क्योंकि बाई अक्ष एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए स्लोप ऑफ बाई एक्सिस इक्वल टू 1090, जो कि अपरिभाषित है, विच इज नॉट डिफाइंड। ये अपरिभाषित है। तो बाई अक्ष की प्रवणता कोई पूछेगा तो अपन क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। देयरफॉर बाई अक्ष की प्रवणता अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड। लेकिन फिर भी अपन क्या लिख देते हैं, अपन लेकिन हम बाई अक्ष की प्रवणता इनफाइनाइट लिखेंगे। और इसका अर्थ होगा कि प्रवणता इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है, टेंस टू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट तो कोई संख्या होती नहीं है, तो अपन लिखेंगे इनफाइनाइट, लेकिन ध्यान रखेंगे वो इनफाइनाइट का मतलब टेंस टू इनफाइनाइट ही है। और यही बाई अक्ष के समांतर रेखाओं की बात होगी। बाई अक्ष के समांतर कोई भी रेखा ले लें ए बी, तो उसकी स्लोप भी क्या होगी, वो भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स टेंस टू इनफाइनाइट। अक्षों और इनके समांतर रेखाओं की प्रवणता,
एक्स अक्ष और इसके समांतर रेखा की प्रवणता टेंजेंट 0 बराबर 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के समांतर कोई भी रेखा ले लें आप, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बराबर टेंजेंट 0 यानी कि 0। जो पहले डिस्कस किया वो दोबारा लिख दिया। बाई अक्ष और इसके समांतर रेखा की प्रवणता इज इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ बाई एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू बाई एक्सिस इज टेंजेंट 90 इक्वल टू इनफाइनाइट। In fact, slope of y-axis or lines parallel to y-axis is not defined. Here, slope of y-axis equal to infinite means that slope approaching towards infinite. यानी कि slope of y-axis tends to infinite. लिख तो infinite रहे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे वो tends to infinite ही है। किसी रेखा ए बी की प्रवणता m हो तब माइनस इन्फाइनाइट लेस देन m लेस देन और इक्वल टू इन्फाइनाइट। यानी कोई भी लाइन ले लें, इस प्रकार किसी रेखा ए बी के लिए स्लोप ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू इन्फाइनाइट लेस देन माइनस इन्फाइनाइट। अब इन्फाइनाइट पे तो इक्वल का साइन लगा दिया है, इक्वल कभी इन्फाइनाइट के साथ लगाते नहीं है लेकिन लगा दिया है, क्योंकि अपन ने लिखा कि बाई एक्सिस की स्लोप इन्फाइनाइट मीन्स टेंस टू इन्फाइनाइट। फिर माइनस इन्फाइनाइट पे क्यों नहीं लगाया? माइनस इन्फाइनाइट पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर अपन ये कह दें ओ बाई की स्लोप कितनी है, ओ बाई की स्लोप तो है ना इन्फाइनाइट, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर माइनस इन्फाइनाइट लगता तो ऐसा लगता जो नीचे वाली बाई एक्सिस है, यानी कि ये ओ बाई डैश है, इसकी माइनस इन्फाइनाइट है, लेकिन डायरेक्शन पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो ऊपर वाले की बाई एक्स की इन्फाइनाइट है तो नीचे वाले की भी इन्फाइनाइट है, इसलिए अपन ने माइनस इन्फाइनाइट के साथ इक्वल का साइन नहीं लगाया। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ऊपर वाली बाई एक्स और नीचे वाली बाई एक्स की स्लोप अलग अलग है। तो इस तरह से बाई एक्सिस की प्रवणता आपकी इन्फाइनाइट, तो कोई भी रेखा ए बी हो उसकी प्रवणता माइनस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट के बीच में, इसमें माइनस इन्फाइनाइट पर इक्वल का साइन नहीं लगाया है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, फिर अपन लेते हैं 2 पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये बाई एक्सिस। 2 पॉइंट ले लिए आपने, 1 पॉइंट तो ले लिया P और 1 पॉइंट ले लिया Q, दोनों को मिला दिया। P के कोऑर्डिनेट अपन एज्यूम कर लेते हैं x1, y1 है। P के कोऑर्डिनेट x1, y1, ये P पॉइंट हो गया। और Q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए आपने x2, y2। इसकी स्लोप लेनी है आपने, तो इसको अपन ने क्या किया, थोड़ा सा पीछे कर लिया है इसको, और एज्यूम कर लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा बन रहा है। कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, तो वो एंगल अपन थीटा ले लेते हैं। अब P से एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर डाल दिया, Q से भी डाल दिया, PM QN, P से QN पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ये N हो गया। ये L ले लेते हैं। अब ये एंगल देखा आपने, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब स्लोप की बात करते हैं। स्लोप ऑफ PQ, P और Q 2 पॉइंट हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपको लिखनी है। तो स्लोप ऑफ PQ वो तो हो गई टेंजेंट थीटा। क्यों? क्योंकि PQ लाइन एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से ये थीटा एंगल बनता है। ये जो थीटा है वो इस ट्राइंगल PLQ बन रहा है उसी थीटा के बराबर है। एंगल QPL ये भी थीटा है, तो एंगल टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा इस ट्राइंगल में ले लिया, वो कितना आ गया, वो आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस QL अपॉन PL आ गया।
अब QL को क्या लिख दिया, QL को लिख सकते हैं अपन QN माइनस LN अपॉन PL। PL को क्या लिख सकते हैं, PL को MN लिख सकते हैं। अब MN देखो दोबारा देखते हैं, QN को तो ऐसे कैसे रहने दिया, माइनस LN को लिख दिया आपने PM, और MN को लिख दिया आपने ON माइनस OM। दोबारा से देख लें एक बार, फिगर आपको दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्रम से x1/1 x2/2 हैं। इसको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपको लिखनी है। तो आपने P से x अक्ष पर लंब डाल दिया PM, Q से x अक्ष पर लंब डाल दिया QN पर P से और लंब डाल दिया PL। PQ को पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाने पर ये x एक्सिस को मिल गई, सपोज ये R पॉइंट पर मिल रही है, तो ये जो RPQ है ये x एक्सिस से मान लिया आपने थीटा एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला भी थीटा हो गया। एक ही लाइन है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है। तो टेंजेंट थीटा बराबर क्या हुआ, इस ट्राइंगल से देखा तो QL अपॉन PL आ गया। QL को क्या लिख दिया आपने, QN अपॉन LN लिख दिया, और PL को MN के बराबर लिख दिया, और MN क्या लिख दिया आपने, ON माइनस OM। अब सबकी वैल्यू रखते हैं। QN यानी Q बिंदु का बाई कोऑर्डिनेट यानी कि कोटि, ऑर्डिनेट वो कितना है, बाई 2 के बराबर है, तो QN बाई 2 के बराबर है। PM P बिंदु की कोटि बाई कोऑर्डिनेट यानी कि बाई 1 हो गया। ON Q बिंदु का x निर्देशांक यानी कि x2, OM P बिंदु का x निर्देशांक यानी x1। तो वो सारी वैल्यू रख देते हैं। तो ये कितना हो गया अपने पास, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या आ गया अपने पास, स्लोप ऑफ PQ आ गया। तो फाइनली ये हुआ 2 पॉइंट x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गई। छोटा सा एक्सप्लेनेशन, प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है सबको याद होगा, नहीं हो तब आप इसको याद करेंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ ए लाइन joining 2 points P x1, y1 and Q x2, y2 is बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपको लर्न करके रखना है, बहुत बेसिक रिजल्ट है, उम्मीद है पहले से याद होगा सबको। एक एग्जाम्पल दे दिया, x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता लिखिए। राइट द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद x एक्सिस। तो x अक्ष से कोई थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता तो कितना होता है, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ 120 डिग्री है, वो लिख देते हैं। x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द x एक्सिस। ये हो गई आपकी टेंजेंट 120, और टेंजेंट 120 आप जानते हैं कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60 यानी कि माइनस √3। तो x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता माइनस √3 के बराबर हो गई। अगेन एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन 6, बिंदुओं P 1,4 और Q 3,6 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता लिखिए। राइट द स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P 1,4 एंड Q 3,6। तो अभी आपने याद किया है, x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ लिख देते हैं, बिंदुओं P 1,4 और Q 3,6 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ लाइन joining
पॉइंट्स P एंड Q क्या हो जाएगा 6 - 4 अपॉन 3 - 1, यानी कि ये तो 2/2 1 के बराबर आ गई, यानी कि 1,4 और 3,6 को मिलाने वाली लाइन की स्लोप 1 के बराबर। कैसे? वही एक ही फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आ गया आपका। एग्जाम्पल 7, उस रेखा की प्रवणता बताइए जो दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा से बराबर कोण बनाती है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एच। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो होती है ओरिजिन से राइट साइड में, और बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ओरिजिन के ऊपर। तो दोनों से समान कोण बनाती है धनात्मक दस, ये तो समान कोण बनाने वाली लाइन ये हो गई। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। कितने कितने हो गए? ये 45 डिग्री के हो गए, ये 45 डिग्री के हैं तो बाहर से, लेकिन अपन को तो इंक्लिनेशन वाला एंगल लेना है। कौन सा? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बनने वाला कोण लेना है। वो कौन सा है? ये वाला है। और ये कितना कोण हो गया? 135 हो गया। नाम लिख लेते हैं लाइन का AB। तो दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा से बराबर कोण बनाने वाली रेखा मान लेते हैं AB है। ये फिगर में दे रखा है आपको। तो AB की स्लोप कितनी हो गई? देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ हो गई AB यानी कि टेंजेंट 135, और टेंजेंट 135 आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये -1 के बराबर आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एच इज -1, -1 के बराबर हो गई। ये है। एक और क्वेश्चन, बिंदुओं 3,4 और 7,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता लिखिए। राइट द स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 3,4 एंड Q 7,4। अब आप इसको देख के ही लिख सकते हैं। बाई कोऑर्डिनेट क्या है? दोनों का इक्वल है। बाई कोऑर्डिनेट इक्वल है तो क्या होगा? लाइन कैसी होगी? एक्स अक्ष के समांतर होगी। 3,4 एक पॉइंट ले लिया आपने, 3,4 ये 3,4 हो गया सपोज यहाँ। 7,4 ये यहाँ आ गया। चूंकि बाई कोऑर्डिनेट समान है तो रेखा कहाँ होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, और एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा की प्रवणता तो आप जानते हैं कितनी होती है? एक्स एक्सिस के समांतर रेखा की प्रवणता 0। मान लिया ये P पॉइंट, मान क्या लिया? दे रखा है PQ। तो स्लोप ऑफ PQ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख दिया आपने बाई कोऑर्डिनेट 4 - 4 अपॉन 7 - 3, यानी 0/4 बराबर 0। तो अपन याद करके भी रख सकते हैं ये कि अगर बाई कोऑर्डिनेट समान हो तो रेखा की प्रवणता क्या होती है? 0 होती है। इस तरह की और कुछ टूल्स बना के अपन याद कर लेंगे उनको कि बाई कोऑर्डिनेट समान हो तो प्रवणता कितनी होगी, एक्स कोऑर्डिनेट समान हो तब कितनी होगी। इनसे अपन कोई ट्राइंगल बन रहा है वो भी पता कर सकते हैं, राइट एंगल तो नहीं बन रहा है। तो इस तरह से अपन ने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता पढ़ी, सरल रेखा की परिभाषा पढ़ी। तो आज की क्लास में तो इतना ही रखते हैं, बाकी इन पे आधारित कुछ छोटे छोटे टूल्स वो फिर अगली क्लास में देखते हैं। सभी को नमस्कार।